Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. That means law of multiple proportions. पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में बेटा हमने सम बेसिक कंसेप्ट किए, तो ये पूरा चैप्टर बेटा बेस्ड है ऑन रूल्स पे। डिफरेंट इस चैप्टर में हम डिफरेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना, बिकॉज आप इस चैप्टर को अच्छे से करोगे तभी आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको इजीली आप कर पाओगे। बिकॉज इसमें अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं समझ आएगा इस चैप्टर में, तो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, पहला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो क्या कहता है कि अगर if two elements can be combined to form more than one element, अगर दो एलिमेंट combine to form more than one compound, अगर मतलब दो एलिमेंट मिल रहे हैं, मान लो कि A और B मिल रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड, तो द masses of one element that combined with fixed masses of other element means कि ये क्या कर रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा है और फॉर्म कर रहा है एक से ज़्यादा कंपाउंड को, तो जो मास होगा एक एलिमेंट का जो कंबाइन करेगा फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट का, उसके जो रेशियो होंगे ना बेटा वो स्मॉल होल नंबर के पास होंगे। स्मॉल होल नंबर क्या हुआ बेटा? होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 2। ठीक है ना, मतलब स्मॉल होल नंबर मतलब क्या हुआ? सबसे स्मॉल 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, मतलब क्या हुआ कि 1 2 या 3 4 या 2 3 इसके पास होंगे, उनके रेशियो होंगे। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा है हमें। ठीक है ना बेटा, सेम देखो नीचे में अगर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमें 34 ग्राम ऑफ पेरोक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। इसमें अब रेशियो देखो, इसमें आपने रेशियो देखना प्रोडक्ट का, मतलब हमें इसमें हमने रेशियो देखना है बेटा ऑक्सीजन का। ठीक है ना, मतलब दोनों में ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, एक में 16 ग्राम हो रहा है, एक में 32 ग्राम हो रहा है, तो इनकी रेशियो देखो तो बेटा 16/16 मतलब कि अगर इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1:2। 1 क्या सबसे छोटा होल नंबर और 2 उसके बाद होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो गेल-ल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके लिए बेटा मैंने ना इजी सा डेफिनेशन ढूंढ के रखा हुआ, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब क्या होता है? द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन सिंपल होल नंबर। मतलब क्या कहते हैं कि द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बेटा गैसेस के बाद में ऑफ आएगा। ठीक है, मतलब क्या आएगी? द रेशियो बिटवीन द, यहां ऑफ आएगा कि कितना रेशियो है वॉल्यूम ऑफ गैसेस का किसमें? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो कौन एक्सप्रेस करेगा? सिंपल होल नंबर। मींस आप एग्जांपल के लिए समझो, मान लो आप 2H2 ले रहे हो, आप ले रहे हो H2, एक H2 का मतलब कि हाइड्रोजन ले रहे हो, उसका वॉल्यूम क्या? 1 वॉल्यूम में ले रहे हो, Cl2 क्लोरीन ले रहे हो 1 वॉल्यूम में ले रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 वॉल्यूम में बनेगा। तो इसका रेशियो कैसे बनेगा? 1:1:2। ठीक है ना बेटा, तो यही हमें इन्होंने बताया है कि इसका रेशियो जो होगा सिंपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा सिंपल होल नंबर में होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो एवोगैड्रो ने मेन जो एवोगैड्रो के बारे में पढ़ेंगे ना बेटा, इसने हमें हेल्प की थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए। इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। वो क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो क्या कहता है बेटा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होगा, मतलब बराबर क्वांटिटी में जो गैस होगा, सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे, शुड कंटेन, उसके पास क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, चाहे वो बार बार आप
आप इससे क्या समझोगे कि आप मान लो एक बारी आप लेते हो, एक बारी मान लो आप लेते हो 1 लीटर गैस, ठीक है ना, आप अगर नेक्स्ट बारी फिर लेते हो 1 लीटर, आप जितने बारी भी इक्वल वॉल्यूम लोगे गैस का, किस पे, सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मान लो सेम रखना, प्रेशर भी सेम रखना, चाहे आप जितने मर्जी बार कर लो आपके पास जो मॉलिक्यूल आएगा वो इक्वल ही होगा, चाहे एक्सपेरिमेंट जितने मर्जी बार कर लो। इसके बाद क्या होता है, एवोगाड्रो ने हमें बताया डिफरेंस बताया था और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। इफ वी कंसीडर द अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, एग्जांपल बता रहा, वी सी दैट द 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड होता है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लिविंग इन अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के फर्स्ट लेक्चर में शायद बता दिया था कि क्या होता है एटम्स और मॉलिक्यूल। तो एटम्स क्या होता है बेटा, अगर मैंने बोला था अगर हाइड्रोजन अकेला है तो वो एटम है, अगर हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है किसी और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो वो मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे 1884 में, उसने क्या बोला कि जो उसने क्या बोला, उसने स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल को एटीमो बोला और उसे उसने क्या बोला, मैटर बोला। ठीक है ना, तो 1808 में डाल्टन ने पब्लिश किया बेटा, केमिस्ट्री में ना रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, मतलब कि वेरियस ना बुक्स सब वो पब्लिश करते हैं साइंटिस्ट सब टाइम टू टाइम पे। तो उसमें उसने क्या बोला कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम्स। मैटर किसका बना हुआ है, इनविजिबल एटम्स। ठीक है ना, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल, मतलब जितने भी एटम्स है उस एलिमेंट में सबके आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है ना, और उसमें बोल रहा है कि साथ में उनके मास भी आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मासेस। बट ये सेम में तो जितने एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, उनका मास भी सेम होगा और प्रॉपर्टी सेम। बट अगर अलग है दूसरे तरह का एलिमेंट है तो उनमें एक दूसरे से वो डिफर होंगे। ठीक है ना, अलग अलग होंगे। मतलब कि मान लो ए एलिमेंट है तो उसके अंदर जो बाकी भी होंगे उनके मासेस भी सेम होंगे, प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। अब अगर हम बी है तो बी और ए की जो होगी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अब तीसरा, कंपाउंड और फॉर्म व्हेन द एटम डिफरेंट एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कब बनेगा, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या होगा, कंबाइन इन फिक्स रेशियो। अगर जो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा तभी कंपाउंड फॉर्म होगा। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन। बेटा रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज का मतलब तो पता है, किसी भी चीज का मान लो कि आपने कुछ करना है, कोई फंक्शन करना है तो आपने क्या करना है, सब कुछ का ऑर्गेनाइज करना है ताकि आपका फंक्शन इजीली अच्छे से हो सके। तो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज ऑर्गेनाइज है पहले से उसे दोबारा से ऑर्गेनाइज, मतलब कि उसके एलिमेंट के रेशियोस एक्सेट्रा को चेंज करना और दोबारा ऑर्गेनाइज करना, उसे रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द एटम, दिस इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। इसमें क्या होता है, मान लो रिएक्टेंट ए और बी मिलता है और सी बनाता है, मतलब ए और बी जो थे आपस में वो मिलके वो अपने प्रॉपर्टीज को थोड़ी थोड़ी चेंज करके आपस में मिलके एक नया एलिमेंट बनाते हैं सी। और वो क्या होता है, वो हाइब्रिड होता है ए और बी का, मतलब उनमें ए की प्रॉपर्टी भी होती है थोड़ी सी, बी की प्रॉपर्टी भी होती है, और वो उनसे अच्छा होता है सी जो बना। ठीक है ना, और ये क्या बोलता है कि दीज आर नाइदर वेगेटिव नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। और जो एटम्स रिएक्शंस हो रहे हैं ए और बी और सी बन रहा है, इससे नाम क्रिएट कर सकते हैं, नाम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इन्हीं के बेस में से लॉज ऑफ केमिकल एक्सप्लेनेशन को के बारे में बताता। आफ्टर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मॉसेस के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये क्या बोलता है कि एटम हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इट अप्रोप्रिएट हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। वो क्या बोलता है, एटॉमिक मासेस क्या होता है बेटा, एटॉमिक मासेस और मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। देखो बेटा एक चीज माइंड में रखना कि एटम्स पहले ही काफी ज्यादा छोटे, एटम्स हमने क्या पढ़ा है, छोटे से छोटे, छोटा से छोटा, सबसे छोटा भाग किसी भी चीज को अगर हम तोड़ रहे हैं तो सबसे जो आखिरी में टूट के बचेगा ना उसे बोलेंगे एटम।
ठीक है ना। तो मतलब वो पहले ही छोटा तो उसका मास सोचो कितना ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना बेटा। इन 19 साइंस पर क्या होता है बेटा कि पहले तो इसके बारे में, इसके मास के बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल था, बट नाउ डेज क्या हमें क्या प्रॉफिट हो गया, हमारे पास मशीन होती है बेटा मास स्पेक्ट्रोमीट्री होती है, जिस मशीन से हम इजीली ही इनके मास पता लगा सकते हैं। ये मशीन बेटा वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, 7 करोड़ का होता है, ठीक है बेटा। इन नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने एटम्स को, अब देखो इसमें एक स्टोरी इन्होंने पहले बोला था कि अब देखो बेटा हम क्या मानते हैं कि किसी भी चीज को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है कि मान लो कि एजुकेशन सिस्टम में ये स्टैंडर्ड फिक्स है कि जिस बच्चे का 100% आएगा वो बच्चा को सब कुछ आता है, मतलब वो परफेक्ट है, उसको A to Z हर टॉपिक की बारे में पता है, चाहे उसे ना भी पता हो, चाहे उसका बच्चे का तुक्का भी लग गया हो, बट हम क्या मानते हैं उसको सब कुछ आता है। इसका मतलब क्या है कि हमने 100% को स्टैंडर्ड माना और उसके आसपास बच्चों को जैसे जैसे नंबर आते हैं उसके रिगार्डिंग हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, ठीक है बेटा। वैसे ही इन्होंने क्या स्टार्टिंग में किया था, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का मास होता है A1, ठीक है ना। अदर एलिमेंट वर असाइन्ड मास रिलेटिव टू, और बाकी एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के रिलेटिव ही उन्होंने निकाला था। बाकी हाइड्रोजन का जो बाकी चीज़ों का जो मास निकाला था वो हाइड्रोजन के को स्टैंडर्ड मान के निकाला था। बट टाइम के साथ इन 1961 में क्या हुआ, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन 12 ने, ठीक है ना। कार्बन का 12 मास को बाद में जाकर स्टैंडर्ड मास के रूप में यूज करने लग पड़े हम, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को नहीं यूज करते हैं, अब हम क्या करते हैं, कार्बन को यूज करते हैं, ठीक है ना। इन दिस सिस्टम कार्बन 12 असाइन एज अ मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बेटा। 1 एटॉमिक मास यूनिट डिफाइंड होता है डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 का 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, ये डेफिनेशन भी बना है बेटा अकॉर्डिंग टू कार्बन 12 के अकॉर्डिंग। देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 मासेस ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है बेटा। अब मान लो 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम। अब मान लो हमने हाइड्रोजन का 1 AMU निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर हाइड्रोजन का 1 AMU निकालना है तो हमने क्या करना, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या करेंगे 1.6736 10⁻⁻24 ग्राम मानेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का इतना होता है, बस कुछ नहीं। इन्होंने फार्मूला क्या दिया 1/12, ठीक है ना। मतलब क्या है वो 1 एटॉमिक मास क्या था, 1/12 था ना, तो बस कुछ नहीं। अब क्या करेंगे 1/12 से 1.67 मतलब कि हाइड्रोजन के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा जब ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ देख लो आप, यहाँ दिखाए रहे हैं ये वाले कैलकुलेशन में ये दिखाए रहे हैं कि अगर 1/12, ठीक है ना। और इन्होंने 1/12 को किस में कन्वर्ट किया है, इन्होंने 1/12 को 1 AMU में कन्वर्ट किया है। और 1 AMU ये बेटा ये स्टैंडर्ड है, 1 AMU इसके बराबर 1.656 10⁻24 के बराबर होता है। हमेशा ही जब भी लेना है 1/this वो लेना, 1/this, और जिसका मास निकालना ऊपर उसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का क्या आएगा 1.0078 आएगा, ठीक है बेटा। एक्चुअल हाइड्रोजन का ये मास होता है 1.0078, ठीक है ना। ओके बेटा, AMU हैज बीन अब जो AMU को हमने नाउडेज रिप्लेस कर दिया U से, ठीक है। अब उसे बोलते हैं यूनिफाइड मास। पहले एटॉमिक मास यूनिट था, मतलब कि टाइम के साथ साथ बेटा एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं, चीज़ों को रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब उसे और मतलब नया बनाते AMU को हमने न्यू से रिप्लेस कर दिया, उसे बोलते हैं यूनिफाइड मास। When we use the atomic mass of an element in calculation, we actually use average atomic mass of element। और ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।